सौंदेशखाली लगभग 1/3 मुस्लिम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। अब इस सारी राजनीति में लेटेस्ट एंट्री होती है रोहिंग्यास की। पहले 15 मिनट में 300 हिंदू जिन्ना की परिकल्पना की भेंट चढ़ चुके थे। 2 करोड़ बांग्लादेशी भारत में घुसे हुए हैं। लेकिन तभी गोपाल पाठा सोचता है कि यदि यही चलता रहा तो ये पूरा एरिया पाकिस्तान बन जाएगा। इतना कहकर ममता बनर्जी रोने लगी। जो हिंदू 16 अगस्त को पिट रहा था वो 17 अगस्त को डोमिनेट करने लगता है, जिनमें 73% मुस्लिम थे। गांधी जी ने महिलाओं को जहर खाने की सलाह दे दी। बांग्लादेश के बॉर्डर पर वेस्ट बंगाल का एक जिला है नॉर्थ 24 परगनास और उस जिले का एक गांव सौंदेशखाली, और इस गांव की महिलाओं ने वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री की नींदें उड़ा रखी हैं। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस का लोकल बाहुबली नेता महिलाओं को घर से चुन चुनकर उनकी सुंदरता के हिसाब से उन्हें अपने ऑफिस में बुलाकर यौनाचार कर रहा था। पर ममता बनर्जी की सरकार इस पर डिजर्विंग एक्शन नहीं ले पा रही है। क्या कारण है इसका? कैसे इस राजनीति के बीज 1905 में बो दिए गए थे और कैसे बंटवारे के समय वो पौधा उगा जो आज संदेशखाली के रूप में जहर उगल रहा है, जानेंगे आज के एपिसोड में। These are the women of संदेशखाली। महिलाओं को यहाँ पर लाया जाता था, उनके साथ कुकर्म किया जाता था। TMC Supremo and Chief Minister Mamata Banerjee will today offer namaz. आदरणीय दीदी, ओ दीदी। भारत का पूर्वी राज्य वेस्ट बंगाल, जिसका बॉर्डर बांग्लादेश से जुड़ता है, उसी बांग्लादेश के बॉर्डर पर वेस्ट बंगाल का एक जिला है नॉर्थ 24 परगनास और उस जिले का एक गांव है संदेशखाली। और इस गांव की महिलाओं ने वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री की नींदें उड़ा रखी हैं और पूरे भारत के लोगों की आंखें नम कर रखी हैं। पर ऐसा क्या हुआ संदेशखाली में? 5 जनवरी 2023 ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रेड मारने जाती है तृणमूल कांग्रेस के बाहुबली शाहजहां शेख के घर राशन डिस्ट्रीब्यूशन स्कैम के आरोप में। लेकिन ईडी को सामना करना पड़ता है गुंडई का। शाहजहां शेख के लोग ईडी पर अटैक कर देते हैं और ईडी के ऑफिसर्स जैसे तैसे संदेशखाली से भागते हैं। 24 फरवरी को ईडी फिर से रेड मारती है और इस बार सफल होती है। लेकिन इन 2 डेट्स के बीच में बाहुबली शाहजहां शेख वहां से भाग चुका होता है और उसका लाभ संदेशखाली की महिलाएं उठाती हैं और एक प्रदर्शन प्रारंभ करती हैं जिसमें वो महिलाएं बताती हैं कि पिछले कई वर्षों से उन महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, जिन नेताओं में शाहजहां शेख के अलावा शिब्र प्रसाद हाजरा और उत्तम सरदार इनके नाम भी हैं। महिलाओं का आरोप था कि तृणमूल कांग्रेस के नेता सभी घरों का सर्वे करते हैं और जिस भी घर में कोई सुंदर महिला होती है, फिर चाहे वो किसी की पत्नी हो या जवान बेटी, वो उस महिला या लड़की को पार्टी ऑफिस ले जाते हैं और फिर उसे तब तक भोगा जाता है जब तक उनका मन ना भर जाए। एक पीड़िता ने बताया कि टीएमसी के नेता खुले में बोलते थे कि एक महिला किसी की पत्नी भले ही हो सकती है, पर उन महिलाओं पर अधिकार हमारा ही है। इन महिलाओं ने जनवरी में अपनी व्यथा बताना प्रारंभ किया था और इस समाचार को भारत के लोगों तक पहुंचने में आधा फरवरी निकल गया और जब थोड़ा बहुत चर्चा में आया तो ममता बनर्जी ने इस पर 2 बयान दिए। पहली बार बोली कि इसके पीछे आरएसएस है। Mamata Banerjee has attacked the RSS and said that the RSS base is in Sandesh-Khali. और फिर दूसरी बार में बोली बिना बात का तिल का ताड़ बनाया जा रहा है संदेशखाली का। लेकिन ममता बनर्जी की इन बातों से एनसीडब्ल्यू अर्थात नेशनल कमीशन फॉर विमेन की अध्यक्षा रेखा शर्मा वो सरोकार नहीं रखती। उन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। वेस्ट बंगाल के गवर्नर ने संदेशखाली का दौरा किया और उसके पश्चात कहा कि मैंने वहां जो देखा उससे मुझे सिरहन हो रही है। वहां कुछ ऐसा देखने को मिला जो कदाचित मुझे नहीं देखना चाहिए था। वहां कुछ ऐसा सुनने को मिला जो कदाचित मुझे नहीं सुनना चाहिए था। पुलिस ने इस पूरे मामले में कहा कि इस संदर्भ में उनके पास केवल 4 कंप्लेंट्स आई हैं और किसी में भी कोई दुष्कर्म की कंप्लेंट नहीं की गई है। पर एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट कहती है कि पुलिस और टीएमसी इनके नेता दोनों मिलकर महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते थे। परंतु सागरिका घोष जैसे पूर्व पत्रकार राज्यसभा टिकट के बाद इस पूरे मामले को महिला पहलवानों से कंपेयर कर देते हैं और ममता बनर्जी को क्लीन चिट दे देते हैं। For the BJP, which maintains radio silence when women wrestlers protest on the street, which does not say a word when heinous crimes take place against women in BJP-ruled Uttar Pradesh. परंतु एनसीएससी अर्थात नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इनकी टीम संदेशखाली पहुंचती है क्योंकि पीड़ित महिलाएं दलित हैं और उसके बाद अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपती हैं, जिसमें कैटेगोरिकली लिखा जाता है कि वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए क्योंकि यहाँ क्रिमिनल्स और सरकार दोनों ने हाथ मिलाए हुए हैं। रिपोर्ट कहती है कि यहाँ आर्टिकल 338 के अंतर्गत दलित
कतई सेफ नहीं है। उधर से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और भाजपा के कुछ नेता संदेश खली पहुंचने का प्रयास करते हैं, पर उन्हें वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता। बीच में ही वेस्ट बंगाल की सरकार उन्हें रोक देती है, जबकि टीएमसी ने अपनी एक टीम उत्तर प्रदेश के हाथरस भेजी थी जब वहां इस प्रकार के इंसिडेंट के समाचार आए थे, जिस पर बाद में कोर्ट ने रेप ना होने की बात कैटेगोरिकली कही थी। मणिपुर इंसिडेंट पर स्वतः संज्ञान लेने वाला सुप्रीम कोर्ट मणिपुर पर यहां तक कह देता है कि यदि सरकार से कुछ नहीं हो सकता तो हम कर लेंगे। वो संदेश खली इंसिडेंट पर स्वतः संज्ञान छोड़िए, पीआईएल डालने के उपरांत भी इस केस में संज्ञान लेने से मना कर देता है और कहता है कि संदेश खली को मणिपुर से कंपेयर नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट न केवल पीआईएल को रिजेक्ट करता है, अपितु लोकसभा पैनल को भी इस मामले में कार्रवाई करने से स्टे लगा देता है। परंतु चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये देखना भूल जाते हैं कि जिस महिला की कंप्लेंट पर टीएमसी नेता शिबू हाजरा को अरेस्ट किया गया था, उस महिला के घर पर पुलिस यूनिफॉर्म पहने हुए कुछ लोगों ने अटैक किया था। सीजीआई ये भी देखना भूल जाते हैं कि जो रिपोर्टर इस मुद्दे को कवर कर रहा था, उसे वेस्ट बंगाल की पुलिस खदेड़ते हुए अरेस्ट कर लेती है। ये रिपब्लिक बांग्ला की टीम है, इस समय लाइव है संदेश काली से हमारी टीम को इस समय रिपोर्टिंग नहीं करने दी जा रही है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि पीड़ित महिलाएं हिंदू हैं, अधिकांश दलित हैं और मुख्य आरोपी मुस्लिम हैं। वो मुस्लिम जो इस एरिया के बांग्लादेशी मुस्लिम वोटर्स को साटता है। इधर शेख शाहजहां का और कादिर का दुष्कृति और जियाउद्दीन का दुष्कृति, वो लोग बांग्लादेश का रहेंगे लेके आया, उसको बॉडीगार्ड सब रहेंगे ही। तो ममता का शाहजहां शेख को बचाना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बांग्लादेशी मुस्लिम वोट बैंक का प्रश्न है, जिसे डिटेल में आगे समझते हैं। देखिए, जो संदेश खली में महिलाओं ने घटनाएं बताई हैं, उन घटनाओं से अधिक हैरानी उन घटनाओं पर सरकारी चुप्पी और उन घटनाओं के सरकारी बचाव पर होती है। पर प्रश्न यह आ जाता है कि सरकार क्यों किसी क्राइम या क्रिमिनल का बचाव करेगी? इसका उत्तर बहुत साधारण है। अंग्रेजी में इसे वोट बैंक पॉलिटिक्स कहते हैं और हिंदी में तुष्टीकरण की राजनीति। संदेश खली लगभग 1/3 मुस्लिम जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जहां अनेक मुस्लिम पुराने ईस्ट पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश से आए बताए जाते हैं और ये संदेश खली की चुनावी राजनीति में निर्णायक रोल प्ले करते हैं और शेख शाहजहां जैसे क्राइम लॉर्ड्स का बैकबोन भी यही है। अब इस सारी राजनीति में लेटेस्ट एंट्री होती है रोहिंग्यास की, जो स्वराज्य की इस रिपोर्ट के अनुसार 2017 से बंगाल में इलीगली घुसना आरंभ कर देते हैं, जिन्हें तृणमूल कांग्रेस शेल्टर और राहत देती है और कुछ समय बाद जिनके आधार कार्ड बन जाते हैं फेक डॉक्यूमेंटेशन की मदद से। और आज यही रोहिंग्या शेख शाहजहां और तृणमूल कांग्रेस का नया बैकबोन है। लोकल लोगों के अनुसार जब से रोहिंग्यास की एंट्री हुई है, तब से महिलाओं पर हो रही इन आक्रमणों में वृद्धि हो गई है और संदेश खली में हिंदू लड़कियों को उठाकर तृणमूल लीडर्स तक पहुंचाने वाले तृणमूल मेंबर्स जो हैं वो रोहिंग्या ही बताए जाते हैं। संक्षेप में कहें तो इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या वोट बैंक बंगाल सरकार की शक्ति बताई जाती है और पिछले लगभग 40 सालों से बंगाल में किसकी सरकार बनेगी यही वोट बैंक तय करता है। 1996 से 1998 तक भारत के गृह मंत्री रहे इंद्रजीत गुप्ता ने 1997 में कहा था कि भारत में 1 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से घुसे हुए हैं। 14 जुलाई 2004 को गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा था कि 1 करोड़ 20 लाख अवैध बांग्लादेशी भारत में घुसे हुए हैं, जिसमें से 57 लाख केवल बंगाल में है। और 2016 में भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2 करोड़ बांग्लादेशी भारत में घुसे हुए हैं, जिनमें से 1.5 करोड़ केवल बंगाल में बताए जाते हैं। इंटरेस्टिंगली 2004 में बंगाल में 57 लाख बांग्लादेशी बताए गए थे, यानी 2004 से 2016 तक 1 करोड़ और बांग्लादेशी बंगाल में घुस गए, जिसमें से एक बड़ा समय ममता बनर्जी की सरकार थी। 4 अगस्त 2005 को ममता बनर्जी ने संसद में कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठ एक आपदा बन चुकी है। मेरे हाथ में बांग्लादेशी और इंडियन वोटर लिस्ट है। यह गंभीर मुद्दा है और संसद में इस पर चर्चा नहीं हो रही है। और इतना कहकर ममता बनर्जी रोने लगी और हाथ में जो वोटर लिस्ट थी वो स्पीकर पर फेंक कर मारी। असल में ममता बनर्जी उस दिन लोकसभा में घुसपैठ के मुद्दे पर बोलना चाहती थी, लेकिन इजाजत नहीं मिली और वो संसद में ही रोने लगी। इस बिहेवियर का कारण था कि उस समय बांग्लादेशी वोट बैंक CPIM के पास था और आज ममता जी के पास है तो सब सही है। 4 अगस्त 2005 को ममता बनर्जी ने संसद में 2 मुद्दे उठाए थे। पहला ये कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के चलते कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPM 100 से ज्यादा सीटें जीतती है। वहीं दूसरा मुद्दा उन्होंने ये उठाया था कि बांग्लादेशी घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है।
ममता बनर्जी के कथन के अनुसार ये पूरा वोट बैंक जो है वो करीब 100 सीटों को साधता रहा है बंगाल में। पर इस पूरे विषय पर एक आर्गुमेंट ये भी आ जाता है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों में तो हिंदू भी हैं। तो ये तर्क ठीक है पर अर्ध सत्य है, क्योंकि 23 साल तक बंगाल में लेफ्ट की सरकार चलाने वाले ज्योति बसुर ने अपनी पार्टी की मैगजीन में 11 अक्टूबर 1992 को एक लेख लिखा था, जिसमें वो लिखते हैं कि 1977 से ही बांग्लादेशी मुस्लिम भारत आ रहे हैं। 1977 से 1992 के बीच 2,35,529 बांग्लादेशियों को बीएसएफ ने भारत में घुसते हुए पकड़ा है, जिसमें से 68,472 हिंदू थे और 1,64,132 मुस्लिम थे। इसके अलावा मोबाइल टास्क फोर्स ने 2,16,985 बांग्लादेशी पकड़े हैं, जिनमें से 56,342 हिंदू थे और 1,69,795 मुसलमान थे। जिन्हें हिंदी में ये संख्या समझने में असुविधा है उनके लिए अंक जो है न्यूमरल्स में स्क्रीन पर लिखे गए हैं। यानी 15 सालों में 4.5 लाख घुसपैठिए पकड़े गए थे, जिनमें 73% मुस्लिम थे। अब जो घुसने में कामयाब रहे थे उनकी संख्या 2016 में 2 करोड़ बताई जाती है। यदि पकड़े गए लोगों के अनुपात से कैलकुलेशन किया जाए तो 1,46,00,000 मुस्लिम पक्ष से आते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में भी 125 से अधिक सीटें बंगाल में मुस्लिम समुदाय द्वारा प्रभावित हैं और CAA जैसे कानूनों पर उपद्रव की स्थिति हो जाती है। कुल मिलाकर 2005 में संसद के भीतर ममता दीदी का व्यवहार और 2011 में सरकार में आने के बाद अपीजमेंट दोनों बताती हैं कि कौन सा वोट बैंक वेस्ट बंगाल की राजनीति का निर्णय कर रहा है और इसी कारण इन घुसपैठियों का तुष्टीकरण किया जा रहा है। पर यह घुसपैठिया वोट बैंक इतनी बड़ी ताकत बना कैसे कि इनके तुष्टीकरण के लिए आज महिलाओं के साथ हो रही सामूहिक यौन हिंसा को भी नजरअंदाज किया जा रहा है? इसका उत्तर इतिहास में है, जो अंग्रेजों ने आरंभ किया। देखिए, बंगाल की कहानी में वोट बैंक और अपीजमेंट पार्टीशन के समय आया, नेहरू गांधी पॉलिटिक्स के कारण, पर इसके बीज 1905 में ही पड़ गए थे जब बंगाल का विभाजन हुआ था। पर उससे पहले यह जानना आवश्यक है कि अंग्रेज 1870 तक भारत के मुसलमानों को हिंदुओं से बड़ा खतरा मानते थे और इसी कारण हिंदुओं को नौकरियों में फेवर मिलता था और इसके कई कारण थे और अनेक अंग्रेज अधिकारियों के ऐसे बयान हैं। 1857 के बाद ब्रिटिशर्स को हिंदू नेशनलिज्म के अंकुर फूटते दिखे तो उन्हें एक नए एलाई की जरूरत पड़ी और 1870 के बाद ब्रिटिशर्स ने इलीट मुस्लिम्स के तुष्टीकरण की पॉलिसी चालू कर दी। इन सभी कारणों से हिंदू मुस्लिम्स के बीच जो डिफरेंसेस थे वो और अधिक बढ़ गए और इसी बीच 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन तय कर दिया, जिसका अर्थ था हिंदू वेस्ट बंगाल और मुस्लिम ईस्ट बंगाल, जिसके बाद हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए और 1911 में बंगाल फिर से एक हो गया। पर इस स्टेप से दोनों रिलीजन्स के मध्य डिवाइड और अधिक बढ़ गया था। इसी के बाद 1906 में सर आगा खां के नेतृत्व में कुछ मुस्लिम एलीट्स ने एक डिमांड रख दी कि मुसलमानों के चुनाव अलग होने चाहिए, जिसे बिना शर्त मान भी लिया गया और इसी के बाद ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनवा दी जिसका नाम था मुस्लिम ऑल इंडिया कॉन्फेडरेसी। यहाँ मुस्लिम लीडर्स बुलवाए गए और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई गई, जिसका इतिहास हम सब जानते हैं कि कैसे मुस्लिम लीग अंत में भारत के बंटवारे तक पहुंची। संक्षेप में कहें तो बंगाल के 1905 के विभाजन से उत्पन्न घटनाएं भारत के 1947 के विभाजन तक हमें ले गई और इसके कोर में थी अंग्रेजों की 1870 के बाद पैदा हुई इलीट मुस्लिम अपीजमेंट की नीति। इसी मुस्लिम लीग की चलाई धुन पर अंग्रेजों द्वारा 1937 में हिंदू और मुस्लिम सीटों का अलग अलग चुनाव हुआ, जिसमें बुचर ऑफ बंगाल के नाम से फेमस हुसैन शहीद सोहरावर्दी बंगाल का लेजिस्लेटिव असेंबली में चुन लिया गया और इसी मुस्लिम लीग से सोहरावर्दी 1946 में बंगाल के प्राइम मिनिस्टर बने, जो ब्रिटिश इंडिया में एक पोस्ट थी और जिस पोस्ट पर रहकर उन्होंने ईस्ट बंगाल यानी कि आज के बांग्लादेश की नींव रख दी। शुरू सब बंगाल विभाजन से हुआ। संदेशखाली में जो आज हो रहा है उस राजनीति का आरंभ गांधी, नेहरू और पार्टीशन के समय हुआ था, पर उसके बीज बंगाल विभाजन के समय पड़ गए थे। वो कौन सी गांधीयन नीतियां थी? 16 अगस्त 1946 रमजान का 17वां दिन। जिन्ना इस दिन डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर चुका था। सुबह के 7 बजे कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज से होकर मैदान की ओर जाती मुस्लिम भीड़ दिखाई दे रही थी। उनके हाथों में जिन्ना की फोटो थी और हाथों में पर्चे थे जिसमें उन्हें बद्र की जंग याद दिलाई जा रही थी। स्पीचेस में कहा गया कि बंगाल के मुसलमानों की जंग अंग्रेजों से नहीं है, हिंदुओं से है। उस समय बंगाल का मुख्यमंत्री था सोहरावर्दी और 2 लाख मुसलमानों की भीड़ के सामने सोहरावर्दी बोला, मैं अंग्रेजों की फौज और पुलिस दोनों को काबू रखने का दम रखता हूं।
तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, जो चाहे कर लो। और सोहरावर्दी के बोलते ही कलकत्ता की सड़कों पर रक्तपात आरंभ हो गया। पहले 15 मिनट में 300 हिंदू जिन्ना की परिकल्पना की भेंट चढ़ चुके थे। हिंदुओं ने बचने के लिए पुलिस से गुहार लगाने का प्रयास किया, पर सोहरावर्दी पुलिस कंट्रोल रूम पर कब्जा करके बैठा हुआ था। यदि किसी मुसलमान को रंगे हाथों पकड़ा भी जाता तो स्वयं सोहरावर्दी पुलिस स्टेशन जाकर उसे छुड़ा लाता। चीफ सेक्रेटरी बरोज ने सेना बुलाने का सुझाव दिया, लेकिन सोहरावर्दी ने सुझाव को ठंडे बस्ते में डाल दिया। कलकत्ता में इस दिन की तैयारी पहले से चल रही थी। सोहरावर्दी ने वहां के 24 थानों में से सभी हिंदू पुलिस अधिकारियों को निकाल दिया था और उनके स्थान पर 22 थानों में मुस्लिम अधिकारियों को भर्ती कर चुका था। डीसीपी को भी बदल दिया गया था और उसके स्थान पर शम्स उद दोहा को बिठाया जा चुका था और पंजाबी मुसलमानों और पठानों को पुलिस में भर्ती किया जाने लगा था। हिंदुओं की बलि ली जा रही थी और भद्रलोक में सब छुपे हुए थे। लेकिन तभी गोपाल पाठा सोचता है कि यदि यही चलता रहा तो ये पूरा एरिया पाकिस्तान बन जाएगा। वो अब सिचुएशन को अपने हाथ में ले लेता है और हिंदुओं का रिटेलिएशन यहां से शुरू होता है। जो हिंदू 16 अगस्त को पिट रहा था वो 17 अगस्त को डोमिनेट करने लगता है। जो सोहरावर्दी कल तक सेना को बुलाने के आइडिया को विरोध करता है वो स्वयं सेना को बुला लेता है और ऐसे कलकत्ता के हिंदुओं को गोपाल पाठा बचा लेते हैं। लेकिन जैसे ही हिंदू कलकत्ता में रिटेलिएट करते हैं वैसे ही गांधी जी एक्टिवेट हो जाते हैं और गोपाल पाठा से मिलते हैं। गोपाल पाठा को हथियार छोड़कर अहिंसा अपनाने के लिए भी कहते हैं, पर गोपाल पाठा गांधी जी को मना कर देते हैं। परंतु गांधी जी किसी भी मुसलमान को हथियार छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं। और इसी के बाद गांधी जी अपनी पत्रिका हरिजन में एक लेख लिखते हैं और उसमें लिखते हैं, अगर कलकत्ता के सारे हिंदू अपने विवेक का प्रयोग करते हुए बहादुरी से मर जाते तो ना केवल हिंदू धर्म अपितु पूरे हिंदुस्तान को बचा लेते और इससे हिंदुस्तान का मुसलमान भी शुद्ध हो जाता। लेकिन कलकत्ता की आग अब बंगाल के नोआखली पहुंच जाती है और वहां मात्र 20% हिंदू होते हैं और 80% मुसलमान। और 10 अक्टूबर 1946 को एक स्कूल में 20,000 मुसलमान एकत्रित होते हैं और वहां एक बड़ी भड़काऊ स्पीच दी जाती है और इस विशैली स्पीच को सुनकर वो 20,000 लोगों की भीड़ चीख उठती है, लड़के लेंगे पाकिस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान, हिंदू रौक्त चाहिए। और बस फिर नोआखली की 20% जनसंख्या के ऊपर 80% लोग टूट पड़ते हैं। हर ओर केवल चीख पुकार की ध्वनि थी। महिलाओं के शरीर को नोचा जाने लगा था, हिंदुओं को कन्वर्ट कराया जाने लगा था। करीब 4 लाख हिंदुओं को तलवार के दम पर कलमा पढ़वा दिया गया था। नोआखली तक बाकी के बंगाल के हिंदू मदद ना पहुंचा पाए, इसके लिए भी प्रबंध किए गए। नोआखली का पुलिस कप्तान एक मुसलमान था और यहाँ ब्रिटिश सेना से रिटायर्ड 5,000 सैनिक जो कि बहुसंख्यक रिलीजन से थे, वो नोआखली को बाकी के बंगाल से जोड़ने वाले सभी पुल गिरा देते हैं। अब कोई चाहकर भी नोआखली के हिंदुओं को मदद नहीं भेज सकता था। 5 दिनों तक नोआखली में मौत का ये नंगा नाच चलता रहता है, परंतु गांधी जी के कान पर कोई जू नहीं रेंगती है। 15 अक्टूबर को पहली बार गांधी जी ने हिंदू महिलाओं के लुटते हुए आदर पर संज्ञान लेते हुए कहा कि महिलाओं को मरने की कला सीखनी पड़ेगी। दांत के नीचे जीभ दबाकर इन्हें अपने प्राण ले लेने चाहिए। फिर किसी ने बताया कि दांत के नीचे जीभ दबाने से प्राण नहीं निकलते, तो गांधी जी ने महिलाओं को जहर खाने की सलाह दे दी। साथ ही कहा कि नोआखली में हिंदू केवल 20% थे, परंतु 80% रिसोर्सेज पर इन्हीं का अधिकार था। वहीं मुसलमान 80% थे, पर उनका अधिकार मात्र 20% रिसोर्सेज पर था और यही नोआखली में हिंसा का प्रमुख कारण है। ऐसा कहकर गांधी जी ने जो कुछ नोआखली में हुआ उसे जस्टिफाई कर दिया। फिर बंगाल की यह हिंसा बिहार पहुंची और हिंदुओं ने नोआखली का बदला लेने का प्रयास किया, लेकिन नेहरू जी ने हिंदुओं को चेतावनी दे दी कि उनके ऊपर आकाश से बम गिराए जाएंगे। लेकिन 5 नवंबर को जब हिंदुओं ने थोड़ी उत्तेजना दिखाई तो मद्रास रेजिमेंट की एक टुकड़ी ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसमें 400 हिंदू मारे गए। परंतु नोआखली के बहुसंख्यकों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आक्रमणकारी को विक्टिम बना देना और विक्टिम को दोषी, ये भारत में और खास तौर पर बंगाल में उस अपीजमेंट पॉलिटिक्स का आरंभ था जो आज संदेश खली के रूप में दिख रहा है। नेहरू जी संसद के माध्यम से इस राजनीति को एक और बड़े लेवल पर लेके गए। वो आगे देखते हैं। देखिए, बंगाल को जिस आधार पर बांटकर 1947 में ईस्ट पाकिस्तान घोषित किया गया था उसका आधार रिलीजियस था
और जिसका प्रभाव धरातल पर दिख रहा है। आजादी मिलते ही 1 महीने के भीतर ईस्ट पाकिस्तान में जन्माष्टमी प्रोसेशन पर एक आक्रमण किया जाता है। 1948 में तो रथ यात्राएं और जन्माष्टमी का उत्सव होने ही नहीं दिया जाता। 1949 में दुर्गा पूजा ना मनाने के लिए पोस्टर्स ढाका में लग जाते हैं और दशहरा के दिन 750 हिंदू परिवारों के घर जला दिए जाते हैं। और अगस्त 1949 से जनवरी 1950 तक नरसंहार का एक दौर चलता है जो भारत में शरणार्थी स्थिति पैदा कर देता है। अगस्त 1949 में पूरे ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर आक्रमण शुरू हो जाते हैं जो 3 महीने तक चलते हैं। दिसंबर 1949 में कलशिरा नाम के स्थान पर पुरुषों की हत्याएं होती हैं। महिलाओं का धर्म बल प्रयोग से बदल दिया जाता है। 350 से अधिक घर गिरा दिए जाते हैं और इस स्थान से 30,000 से अधिक लोग पलायन कर जाते हैं। इसके बाद जनवरी 1950 में नाचोले नाम के स्थान पर 12 अल्पसंख्यक गांव जला दिए जाते हैं पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा। और इसी प्रकार के इंसिडेंट्स ढाका, बारिसाल, चिट्टगोंग, नावखली, सिलहट जैसे स्थानों पर भी होते हैं। इन घटनाओं में 5 लाख हिंदुओं की सांसें रोक दी गई थी और 35 लाख शरणार्थी ईस्ट पाकिस्तान से भारत में घुस चुके थे। कुछ विशेषज्ञ ये संख्या 50 लाख भी बताते हैं, पर इतने शरणार्थियों को देने के लिए भारत के पास न घर थे न जमीन। ये शरणार्थी खुले में सोने, बच्चे पैदा करने, नाली का पानी पीने, कूड़े से खाना ढूंढने, कॉलरा जैसी बीमारी में अपनी ही उल्टी में पड़कर मर जाने के लिए विवश थे। ऐसा हाल पंजाब में नहीं था क्योंकि पंजाब में लोगों की अदला बदली की गई थी और इसी कारण पाकिस्तानी पंजाब से जो लोग भारत आए थे उन्हें वो जमीनें और घर दे दिए गए थे जो यहाँ के मुस्लिम छोड़ कर गए थे। और ऐसा ही हाल पाकिस्तान के पंजाब में भी हुआ था। पर बंगाल में गांधी नेहरू द्वारा की गई अपीजमेंट के कारण एक तरफा पलायन हुआ था जो कि ईस्ट पाकिस्तान से भारत की तरफ हुआ था और जो लोग भारत में शरणार्थी बने उनकी हालत जानवरों से बदतर हो गई थी। अब ऐसा होता हुआ देखकर सरदार पटेल ने नेहरू से कहा था कि जितनी संख्या में हिंदू ईस्ट पाकिस्तान से आ रहे हैं उतनी ही संख्या में मुस्लिम वेस्ट बंगाल से ईस्ट पाकिस्तान भेज दो। नेहरू जी ने इसका उत्तर दिया कि मेरे अनुसार ऐसा करना विनाशकारी परिणाम लेकर आएगा और यह भारत की धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध होगा। इनफैक्ट नेहरू ने आगे लिखा कि पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले हिंदू शरणार्थियों को ही रोक देना चाहिए बॉर्डर पर बैरियर्स लगाकर। 1949 में जब हालात बहुत खराब हो गए तो नेहरू ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई। सरदार पटेल ने कहा कि इन वन साइडेड शरणार्थियों को बसाने के लिए पाकिस्तान से जमीन मांगी जाए। कैबिनेट ने समर्थन किया पर नेहरू नहीं माने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मीटिंग छोड़कर निकल गए और यह इंसिडेंट उन्हें जनसंघ की स्थापना की ओर ले गया। संसद में की गई डिबेट्स में नेहरू जी ने इन शरणार्थियों के लिए क्या क्या बोला था वो आप जरा सुनिए। 23 फरवरी 1950 को संसद की बहस के दौरान नेहरू ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि हिंदू शरणार्थी अपने ऊपर हुए अत्याचारों को बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। लेकिन 17 मई 1950 को संसद में नेहरू अमानवीयता की सारी हदें लांघ गए। दरअसल इसके पहले नेहरू ने 6 मार्च और 15 मार्च 1950 को पश्चिम बंगाल का दौरा किया था, जहां वो कई शरणार्थी कैंपों में गए थे और पीड़ित हिंदुओं से उन्होंने मुलाकात की थी। इन्हीं में से एक राणा घाट का शरणार्थी शिविर भी था, जिसके बारे में नेहरू ने संसद में दावा किया कि इस कैंप में पीड़ित बंगाली हिंदू महिलाओं ने गहने पहन रखे थे, लिहाजा ये माना जाए कि पूर्वी पाकिस्तान से हिंदुओं को आराम से सामान के साथ आने दिया जा रहा है। मीडिया पर दबाव बनाया जा रहा था कि ईस्ट पाकिस्तान में हुई इन घटनाओं को ना छापा जाए क्योंकि इससे वेस्ट बंगाल में रहने वाले मुस्लिम समुदाय को नुकसान होगा। और इसके पश्चात 8 अप्रैल 1950 को नेहरू लियाकत पैक्ट किया गया, जिसमें पाकिस्तान और भारत दोनों के माइनॉरिटीज को राइट देने की बात की। भारत ने राइट्स दिए पर पाकिस्तान ने नहीं दिए। सरल शब्दों में हिंदू बहुल वेस्ट बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण किया जा रहा था। बंगाल में यह अपीजमेंट नेहरू जी ने आरंभ किया था। एग्जैक्टली इसी अपीजमेंट को कॉपी करके वामपंथी उस लेवल पर ले गए जो आज संदेशखाली की घटनाओं तक पहुंच गया है। देखिए, जो हिंदू शरणार्थी वेस्ट बंगाल आ रहे थे उनकी सुनवाई तो नेहरू जी कर नहीं रहे थे, तो उन्होंने एक आंदोलन चालू कर दिया था और इस आंदोलन को वामपंथी दलों ने टेक ओवर कर लिया था जल्दी ही। और इसके बाद ये आंदोलन कहां गुम हो गया कोई नहीं जानता। इसके बाद 60 का दशक आते आते बंगाल का बुद्धिजीवी वर्ग वामपंथी विचारों से इंस्पायर्ड होने लगा था और इसके साथ ही नक्सल मूवमेंट, मीडिया और फिल्मों ने लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को बंगाल में फैला दिया था। नेहरूवियन ईरा में वेस्ट बंगाल में जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स चालू की गई थी वो बंगाल की राजनीति का आज तक अंग है, पर कम्युनिस्ट शासन ने इसमें एक चीज जोड़ दी थी जिससे वो बंगाल में 34 साल तक जीतते रहे और जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डेमोग्राफिक चेंज। आज जो पंजाब का क्षेत्र भारत का अंग है वहां 1941 में 33% मुस्लिम जनसंख्या थी। 1951 में ये 1.8% ही रह गई और आज तक अधिक नहीं बढ़ पाई है। यानी जनसंख्या का जो हस्तांतरण था वो ढंग से हुआ था।
बंगाल में ऐसा नहीं हुआ। पर 1951 में पश्चिमी बंगाल की जनसंख्या में 19.5% मुस्लिम थे। 2011 तक ये बढ़कर 27% हो गई है। पर इस आंकड़े में एक रहस्य छुपा हुआ है। 1951 से 1981 यानी 30 इयर्स में 30 सालों में वेस्ट बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या 19.8 से 21.5 तक ही पहुंच पाई थी, यानी 1.7% का इंक्रीज। परंतु 1981 से 2011 तक यानी अगले 30 सालों में मुस्लिम जनसंख्या 21.5% से 27% हो गई, यानी 5.5% का इंक्रीज। कहां 30 साल में 1.5% और कहां 30 साल में 5.5%। कैसे हो गया था ये? 1978 में बंगाल में सीपीआईएम की वामपंथी सरकार आ गई और 2011 तक सीपीआईएम गवर्नमेंट ही रही। और इन 34 सालों में यह डेमोग्राफिक चेंज एक विस्फोट की तरह बंगाल में हुआ। कुछ ऐसा ही हाल आसाम में हुआ था, जहां 1951 में 24.28% मुस्लिम जनसंख्या थी, वो 2011 में अब 34% हो गई। कैसे हो गया ये सब? कारण था बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन, जो कि मेनली मुस्लिम था। 28 फरवरी 1997 को संसद में इलीगल इमिग्रेशन पर एक रेजोल्यूशन लाया गया, जिसमें कहा गया कि हर साल भारत में 2 लाख घुसपैठिए घुस रहे हैं, जिनका राशन कार्ड बनवाया जा रहा है और जिसका यूज करके उनके वोटर कार्ड भी बन रहे हैं। अक्टूबर 2014 में 16,000 फेक वोटर आईडी कार्ड्स मालदा की वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए थे, जो कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के पास थे। आधार से लिंक होने के कारण 2 करोड़ फर्जी राशन कार्ड बंगाल से पकड़े गए और इसके बाद बंगाल की सरकार अपने एक पैरेलल कार्ड सिस्टम के साथ आती दिख रही है। आप सोचिए इसमें कितनी बड़ी संख्या बांग्लादेशियों की होगी। पर वामपंथियों की सीपीआईएम गवर्नमेंट ने ये फेवर केवल बांग्लादेशी मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर्स पर ही किया था। हिंदुओं को मरीच झांपी मिला था। पार्टीशन के बाद दलित समाज का एक बड़ा वर्ग ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में ही रुक गया था, जिन्हें वहां प्रताड़ित किया जाने लगा और जिससे उन्होंने फिर बाद में भारत में पलायन कर दिया। अब इस समय तक बंगाल में लेफ्ट की सरकार नहीं आई थी और ये लोग आज के ओडिशा, बिहार और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में आ गए। जैसे ही लेफ्ट गवर्नमेंट बंगाल में आई, इन लोगों ने अपने बंगाल की ओर जाना शुरू कर दिया और ये लोग मरीच झांपी में जा बसे। पर जल्दी ही अपनी जान बचाकर आए ये लोग लेफ्ट गवर्नमेंट के लिए एक लायबिलिटी बन गए। मरीच झांपी की इकोनॉमी और प्रेस रिपोर्टिंग ब्लॉक कर दी गई। क्षेत्र के एकमात्र ट्यूबवेल में जहर मिला दिया गया। खाना या दवाई पहुंचाने वाली नावें उड़ा दी गई, झोपड़ियां जला दी गई और पूरा क्षेत्र क्लियर करवा दिया गया। मरीच झांपी में बताया जाता है कि लोगों पर गोलियां बरसाई गई थी और इस प्रोसेस में 10,000 हिंदू दलित मारे गए थे, जो जान बचाकर आए थे। परंतु सेम वामपंथी सरकार ने इलीगल बांग्लादेशी मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर्स को राशन कार्ड और वोटर कार्ड दिए, क्योंकि वो वोट बैंक हैं। इसी अपीजमेंट से 1981 से 2011 तक बंगाल की मुस्लिम जनसंख्या 5.5% से बढ़ गई और इसी अपीजमेंट से आज संदेश खाली देखने को मिल रहा है। पर 2005 में इस अपीजमेंट के अगेंस्ट बोलने वाली ममता दीदी ने क्या किया, वो आगे देखते हैं। तो अब तक हमने देखा कि एक बांग्लादेशी वोट बैंक कैसे बन गया, पर ममता बनर्जी के आने के बाद चीजें तीव्रता से आगे बढ़ी। स्वराज्य की इस रिपोर्ट के अनुसार संदेश खाली के लोगों ने बताया कि कम्युनिस्ट सीपीआईएम की गवर्नमेंट के समय भी गुंडाराज था, पर जब तक लोग उन्हें वोट देते थे तब तक वो उन लोगों को या उन लोगों की महिलाओं को हाथ नहीं लगाते थे। संदेश खाली की महिलाएं स्वयं कह रही हैं कि यौन हिंसा करने वाले अधिकांश रोहिंग्या हैं। वो अपनी महिलाओं के सामने हमारी बहन बेटियों को छेड़ते हैं। रोहिंग्या महिलाएं भी उन्हें एनकरेज करती हैं क्योंकि उनकी नजर में हम काफिर हैं। और कमाल की बात यह है कि ममता दीदी आजकल काफिर शब्द का प्रयोग कई बार कर रही है। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं। जो लड़ते हैं, वो जिंदा रहते हैं, वो बचते हैं, वो काम करते हैं। बीजेपी वोटर्स या सपोर्टर्स को काफिर कहने का अर्थ केवल यही निकलता है कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप को आप काफिर कह रहे हैं, और इस शब्द का प्रयोग टीएमसी की ओर से आम है। বয়সী ছেলেদের ভুল বোঝাচ্ছে এবং ভারতীয় জনতা পার্টির হাতকে শক্ত করার জন্য আমরা যাদের কাফের বলি তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে वेस्ट बंगाल अपीजमेंट में डूबा हुआ है और जय श्री राम बोलने के कारण वेस्ट बंगाल में कई लोगों को जेल में भेजा जा चुका है। वेस्ट बंगाल की बंगाली पुस्तकों में रेनबो को राम धनुष लिखा होता था, क्योंकि रेनबो को बंगाली में यही कहते हैं। उसे सेक्युलराइज करके रॉन्ग धनुष लिखवाया गया
और राम का नाम हटवा दिया गया। लेकिन प्रदेश की सभी सरकारी लाइब्रेरीज को नबी दिवस मनाने के आदेश दे दिए गए थे। मुसलमानों को 10% सरकारी जॉब्स में आरक्षण दे दिया गया। मुसलमानों को अपीज करने के लिए ममता ने पब्लिकली इस्लामिक कन्वर्जन प्रेयर कलमाए शहादत पढ़ ली इमामों की भीड़ के सामने। अर्जनपुर में एक 300 वर्ष पुराना शमशान घाट था। एक हिंदू परिवार दाह संस्कार के लिए जा रहा था, पर उन्हें लोकल मुसलमानों ने रोक दिया और कहा यदि गए तो बम से उड़ा देंगे। पुलिस ने हिंदू परिवार को कहा कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर दूसरा शमशान है, वहां चले जाओ। और ऐसे ना अनेक केसेस है वेस्ट बंगाल की। और राइट्स, उसमें तो बंगाल का बड़ा ऊंचा स्थान है। धूलागढ़ राइट्स, हाजीनगर राइट्स, इलम बाजार राइट्स, मालदा राइट्स, इतने राइट्स तो केवल एक वर्ष 2016 में थे। एक बार 2016 में 12 अलग अलग स्थानों पर दंगे चल रहे थे। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 2016 से पहले या 2016 के बाद ये थम गए हों। भारतीय मुस्लिम्स को अपीज करना फिर भी एक घड़ी को समझ में आ जाता है, पर बांग्लादेशी मुस्लिम्स या रोहिंग्यास को अपीज करना, इसे कैसे समझा जाए। 2019 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने बांग्लादेशी फिल्म एक्टर को अपने लिए प्रचार करने के लिए बुलाया। सोचिए क्यों। 24 नवंबर 2023 को टीएमसी के नेता भाषण देते हैं और कहते हैं कि जाकिर हुसैन की कॉन्स्टिट्यूएंसी में बड़े सारे बांग्लादेशी रहते हैं। 2024 का चुनाव आ रहा है और वोटर लिस्ट बनाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। आप सभी बांग्लादेशियों से अनुरोध है कि जाकिर दास से संपर्क साधे। हम एक भी वोटर का नाम लिस्ट में ना आना अफोर्ड नहीं कर सकते। और अब हो सकता है कि इन्हीं लोगों को लीगलाइज करने के लिए एक नया प्रपंच रचा जा रहा हो। बंगाल की सीएम द्वारा एक स्पीच दी गई जिसने कहा गया कि जिसका आधार कार्ड कैंसिल हुआ है उन सभी को आधार दिया जाएगा। और इसके लिए बंगाल ने एक ग्रीवांस पोर्टल भी प्रारंभ कर दिया है। लेकिन UIDAI का सीधे शब्दों में कहना है कि किसी का भी आधार कार्ड कैंसिल नहीं हुआ है, तो फिर ममता दीदी किन का आधार बनाना चाह रही हैं? इसी को अपीजमेंट पॉलिटिक्स कहते हैं और इसी के कारण संदेश खली के परपेट्रेटर्स को बचाया जाता है। बंगाल में इसका आरंभ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने किया और इस अपीजमेंट को वोट बैंक बनाया लेफ्ट और टीएमसी ने। इसका मात्र एक सॉल्यूशन है, काउंटर वोट बैंक। जितना बड़ा ये वोट बैंक है उससे बड़ा काउंटर वोट बैंक। आप इसे हिंदू वोट बैंक कहें या राष्ट्रवादी वोट बैंक, वो आपके ऊपर है। जब तक राष्ट्रवादी वोट बैंक नहीं बनेगा, राजनीति दूसरे वोट बैंक के साथ सोएगी और दूसरे वोट बैंक में चिन्हित लोग जहां मौका मिलेगा वहां एक नया संदेश खली पैदा करेंगे। सही जानकारी ही एक नया संदेश खली पैदा होने से रोक सकती है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करना है तो यूपीआई की डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। स्क्रीन पर दिख रहा दूसरा वीडियो आपको बताएगा कि नरेंद्र मोदी ने 0 से 400 के नारे की यात्रा कैसे की। उसे अवश्य देखें। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।